डॉक्टर शाह, जब से कोविड-19 का संकट आया है तो लोग सर्जरी से घबराने लग गए। ऐसा सुनने में आया कि सर्जन भी अब सर्जरी करने से घबराने लगे। जी हाँ, ये सही है। अभी वैसे पिछले 5-6 महीने से पूरी दुनिया में ये कोरोना महामारी फैली हुई है और इसके अनुसार हमने अपनी जीवन शैली को पूरा बदल दिया है। ये बहुत तेजी से फैल रहा है और आपको सबको इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है और बहुत कुछ बता भी चुके हैं, पर फिर भी हमको ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इससे बचाव के तरीके बड़े आसान हैं। तो आपको 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है इससे बचने के लिए। सबसे पहले जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। और आपको बार बार हाथ धोना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं भी आप पता नहीं किसी भी सरफेस पे आपने टच कर लिया, आपके हाथ पे ये जीवाणु लग गए और इससे आप अगर आपके नाक और मुंह को आंख को टच करते हैं तो ये जीवाणु आपके शरीर में चले जाते हैं और इससे आपकी बीमारी फैलती है। इसलिए ये बचाव के तरीके आपको सबको मालूम है, पर हम ये लोग बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सही है कि इस दौरान बहुत सारी रूटीन सर्जरी जो इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं उनको स्थगित कर दी गई है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि कोई भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयू बेड्स, लैब, एक्सरेज, सीटी स्कैन और हॉस्पिटल का स्टाफ, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप रूटीन के पेशेंट्स, रूटीन की सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी में अगर इनको यूज करेंगे तो अभी जो ये महामारी है जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो हमारा पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के लिए अवेलेबल कराना चाहिए जो कोविड पॉजिटिव है। जो हॉस्पिटल कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको कोई भी इमरजेंसी हो तो ये पूरा स्टाफ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड पेशेंट के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर शाह, दूसरा मुख्य कारण इन सारी सर्जरीज को स्थगित करने का ये है कि सपोज कोई पेशेंट सर्जरी कराने के लिए आता है या रूटीन का कोई पेशेंट है, उसको कोविड हो और वो कोविड अपने इस अस्पताल में ले आएगा, तो हर कोई पेशेंट जो भी एडमिट होता है उनको कोविड का टेस्ट करते हैं। तो अगर हम रूटीन का काम करेंगे, रूटीन सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, तो हमारा सारा जो कोविड टेस्ट करना जरूरी है, तो ऐसा ना हो कि कोविड पेशेंट के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाए। इसलिए इस 2 मुख्य कारण की वजह से पिछले लास्ट 2 महीने में, 3 महीने में सारी इलेक्टिव सर्जरी पोस्टपोन कर दी गई है। डॉक्टर शाह, लेकिन यह प्रश्न ही उठता है कि सर्जरी जो भी करवाने व्यक्ति जाता है उसको सच में कोई न कोई दिक्कत होती है और उसे तुरंत एड्रेस किया जाना जरूरी है। ऐसे में वो व्यक्ति पहुंचा है अस्पताल में और कहा जाए कि अब आपका कोविड टेस्ट होगा, इसका रिजल्ट आएगा, आप 2 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद कुछ होगा, तो ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही? नहीं, इसमें 2 तरह की सर्जरी, जैसे एक तो इमरजेंसी सर्जरी है, दूसरा इलेक्टिव सर्जरी। तो डॉक्टर ये देखते हैं कि भाई अगर ये इमरजेंसी सर्जरी है और इसके लिए अगर आप कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं वेट कर सकते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और उनकी सर्जरी अगर जरूरत है तो वो करनी पड़ती है, तो वो करते ही हैं विथ ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, जैसे कि आपको पीपीई पहनना, सैनिटाइजेशन करना, विथ जो भी सर्जिकल टीम है उनको प्रॉपरली पीपीई यूज करके, और ये मान के चलते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। और इमरजेंसी सर्जरी जैसे कार्डियक पेशेंट हो गए, किडनी इसके ब्रेन स्ट्रोक का कोई पेशेंट हो गया या कोई ट्रॉमा का पेशेंट हो गया, कहीं इंजरी हो गई है और उसको इमीडिएटली करना ही है, कोई गैंग्रीन जैसे हो गया, तो ऐसी सर्जरी को पोस्टपोन नहीं करते हैं। जहां लाइफ का खतरा होता है ऐसी सर्जरी को पोस्टपोन नहीं करते हैं। पर जब डॉक्टर ये देखता है कि अगर इनको कुछ दिन या कुछ, सपोज ऐसी सर्जरीज भी होती है जो 2-3 महीने भी पोस्टपोन कर सकते हैं, हर्निया की सर्जरी हो गई, कैटरैक्ट की सर्जरी हो गई, तो ऐसी सर्जरी को पोस्टपोन करना ही उचित है। ये पेशेंट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर वो कोविड आ गया है और कोविड के साथ सर्जरी कर ली तो फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। रुषा, यह एक प्रश्न और बनता है कि फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति आ गया सर्जरी के लिए जिसे सर्जरी की सच में सख्त जरूरत है और वो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है, ऐसे में क्या होगा? मैं यही कह रही हूँ कि ये देखना पड़ता है कि ये इमरजेंसी सर्जरी है जिसमें इसका लाइफ सेविंग सर्जरी है और कोविड-19 पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, और अगर उसका लाइफ सेविंग, अगर सर्जरी करने से उसकी लाइफ को, सर्जरी पोस्टपोन करने से लाइफ को खतरा होता है,
तो ये सर्जरी करनी जरूरी है। और कोविड पॉजिटिव के साथ फिर जो भी प्रिकॉशन लेता है डॉक्टर की टीम प्लस पेशेंट के लिए, ये पूरा प्रिकॉशन के साथ सर्जरी करनी आवश्यक है, तो फिर की जाती है। डॉक्टर शाह, सर्जरी का स्वरूप कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बाद से कितना बदला है? अब सर्जन पहले भी काफी चीजें पहनकर जाते थे, अब कुछ और अतिरिक्त प्रिकॉशंस और कुछ पहनने में कुछ अतिरिक्त चीजें आई हैं? इसको एनहांस्ड पीपीई बोलते हैं। जैसे पहले तो आपने सिंपल गाउन पहन लिया, सिंपल मास्क पहन लिया और ये रीयूजेबल होते थे। अब जो है एनहांस पीपीई में आपको पूरा गाउन्स हैं, आपके ग्लव्स दो पहनते हैं, आप मास्क जो है N95 मास्क, पहले अपन सर्जिकल मास्क से यूज करते थे, आजकल N95 मास्क है जो 95% आपका जीवाणु से इसका आपको प्रोटेक्शन देता है। फिर फेस शील्ड होती है, मास्क भी डबल लगाते हैं, फेस शील्ड होती है। फिर इसका पहनने का तरीका भी अलग है, पहले तो आपने जस्ट वॉश किया, गाउन पहना, मास्क पहना, कैप पहना। अब जो है इसका पहनने का तरीका भी है, पहले स्टेप वाइज है, आपने पहले क्या पहना, फिर उसके बाद कौन सा ग्लव्स है, फिर मास्क है, फिर ये है। इसी तरह जब आप सर्जरी हो जाती है, सर्जरी होने के बाद भी इसको रिमूव करने का तरीका भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। आपको पहले एक मास्क उतारना है, फिर सैनिटाइज करना है अपने हाथों को, फिर ग्लव्स उतारना, फिर सैनिटाइज करना है। इस तरह से पूरा प्रोटोकॉल जो है डॉफिंग एंड डॉनिंग जो बोलते हैं इनका पीपी का, ये चेंज हो गया है। तो इससे सर्जरी करना भी बहुत डिफिकल्ट भी हो गया है, क्योंकि आप फेस शील्ड लगा लेते हो तो उसमें दिखना करना काफी डिफिकल्ट होती है सर्जरी। इसीलिए भी सर्जरी जहां तक हो सके आपको इलेक्टिव सर्जरी जितना पोस्टपोन कर सकते हैं पोस्टपोन कर लेनी चाहिए। कैसा लगता है अंतरिक्ष यात्री की तरह जाकर और सर्जरी करना? बिल्कुल, ये एक जो ड्रेस है वो अंतरिक्ष यात्री ही पहनते हैं, हम जब देखते थे तो ये आजकल सर्जन भी पहनने लग गए हैं। आपने इलेक्टिव सर्जरी एक शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इन दिनों कोविड-19 का जो संकट है, बहुत सारे लोग घरों में हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि खासतौर पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कभी बाथरूम में स्लिप हो गए या सीढ़ियों में गिर गए या ऐसे ही फर्श पर चलते चलते गिर गए, तो उनको कुछ हिप इंजरी या नी इंजरी या कुछ ऐसी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है। ऐसे में उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये लोग क्या करें? हाँ, बुजुर्ग लोगों का सबसे कॉमन जो सर्जरी होती है वो हिप फ्रैक्चर या हिप का डिसलोकेशन होता है। और इसमें भी ये देखते हैं कि आपका एज क्या है, आपकी जनरल कंडीशन कैसी है, आप इतना कोई मेजर सर्जरी इसको टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। अगर इमीडिएट सर्जरी नहीं करते हैं तो इनकी डिसेबिलिटी कितनी रहेगी, अगर ये बिल्कुल डिसेबल हो जाएंगे या इनका लाइफ अगर सेविंग सर्जरी है तो वो करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए ये हिप सर्जरी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इमीडिएटली जाते ही आपको सर्जरी करनी पड़े। आप एक दिन वेट कर सकते हैं, कोविड टेस्ट कराने के बाद कोविड नेगेटिव आता है तो ही हम इनको सर्जरी के लिए करना चाहिए। बिकॉज एक तो ओल्ड एज और अगर कोविड पॉजिटिव, वैसे भी एक पर्टिकुलर एज के बाद कोविड की सीरियस इलनेस होता है। और अगर ओल्ड एज में हाइपरटेंशन भी होता है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुई, कोई डायबिटीज के पेशेंट हुए, तो ऐसे में सर्जरी का जो स्ट्रेस होता है वो तो है ही, और अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसका भी एक बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है सर्जरी। तो पोस्ट सर्जरी आउटकम को आप देखेंगे पहले कि उसका पेशेंट का डिसेबिलिटी कितनी रहेगी और लाइफ सेविंग है कि नहीं। तो इन सबको वे करके ही डॉक्टर सर्जरी के लिए डिसाइड करता है। डॉक्टर शाह, आपने 3 चीजों का जिक्र किया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उसके साथ साथ कार्डियक। ये प्रॉब्लम्स किसी में हो और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ जाए खुदा न खास्ता, तो क्या होगा? ये वही है कि आपको डॉक्टर का ये कि अगर ये सर्जरी इसके लिए इम्पोर्टेंट है या इस सर्जरी की वजह से इनको लाइफ का कोई खतरा है तो सर्जरी जरूर करते हैं। और अगर उसमें कुछ घंटे भी नहीं वेट कर सकते हैं, कुछ दिन क्या कुछ घंटे भी नहीं वेट, एक विंडो पीरियड है कि आप कोविड टेस्ट कर सकते हैं तो उसमें कोविड टेस्ट करेंगे। अगर वो विंडो पीरियड आपके पास नहीं है, फ्यू आवर्स भी यू कैन नॉट वेट, तो आपको ये सर्जरी करनी है तो करनी ही पड़ती है। डॉक्टर शाह, आपके पास बहुत प्री ऑपरेटिव असिस्टमेंट उसका करेंगे। प्री ऑपरेटिव असिस्टमेंट करने से आपको प्लानिंग कर सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव इनको क्या केयर की जरूरत होती है। इनके लिए आपको आईसीयू, वेंटिलेटर जो भी है आपको पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनको ये जरूरत है और उस हिसाब से इनकी सर्जरी प्लान की जाती है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जिन्हें
कोई इंजरी हो गई और वो इंजरी एक्सीडेंटल हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंजरी हो, सड़क पर दुर्घटना हो गई हो किसी तरह की, और ये यकायक खून में लथपथ लोग आते हैं। ऐसे लोगों की सर्जरी की जरूरत को देखते हुए इन्हें क्या क्या चीजें आप उस वक्त एडवाइस करती हैं? तुरंत सर्जरी होती है, कुछ और उसके प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? हाँ, तुरंत सर्जरी में आपको वैसे अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो आप पूरा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हैं, एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको असेस करते हैं। आप उनका जनरल कंडीशन देखते हैं कि भाई इसका जनरल कंडीशन ठीक है कि नहीं। उस जनरल कंडीशन की बेसिस पे उनका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कैसे रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पेशेंट को आप बता सकते हैं कि आपका ये सर्जरी हम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से एजुकेट कर सकते हैं। पर अगर इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में ये सब चीजें आप को बाईपास करके आपको सबसे पहला तो है ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट थिंग इज उनका ब्लीडिंग रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वूंड केयर और ब्लीडिंग ये तो आपको करना ही है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्लस ये देखते हैं कि पेशेंट का कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसको कोई दूसरी हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब उनके ब्लड प्रेशर, उनके वाइटल साइंस, पल्स वगैरह वो सब सही है कि नहीं, उसका ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीजों को देख के ये सब डिसाइड करके और अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करनी ही चाहिए। मेंटल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर आदमी में होता है वैसे, और आजकल तो कहा जाता है कि स्ट्रेस नहीं है तो आप सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन कोविड-19 से ये स्ट्रेस बढ़ा है। बहुत सारे लोगों में तनाव आया है और ये तनाव दोहरा है। कुछ लोगों में ये तनाव इसलिए है कि वो आइसोलेट हो गए, अकेले में रहना पड़ा। कुछ लोगों में ये तनाव है कि उनका जो नौकरी पेशा धंधा था वो छूट गया। कुछ लोगों में ये तनाव है कि ये बीमारी उनको ना हो जाए, मर ना जाए। तो ये सारे तनाव, और इन तनावों के बीच जो आदमी सर्जरी करवाने आता है उस पर ये तनाव कि सर्जरी के बाद में बचूंगा नहीं बचूंगा। वैसे देखा भी गया है कि सर्जरी की टेबल पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको लगता है क्या पता ही मेरी हाथ हिलाकर जाता है, गुड बाय करके जाता है, क्या पता मैं दुनिया में वापस लौटूं ना लौटूं। तो ये बताएं कि ये तनाव और उस तनाव के बाद सर्जरी, तो उसका कुछ फर्क पड़ता है पेशेंट पर? हाँ, ये आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, इस कोविड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये हर एज के लोगों में हो रहा है, हर प्रोफेशन में हो रहा है। उनमें यही रहता है कि एक डर है कि कहीं ये मेरे को बीमारी ना हो जाए। सबसे बड़ा डर जॉब का है। जो हमने देखा जो माइग्रेंट लेबर हैं, इधर उधर जा रही हैं, उनको सबकी नौकरियां नहीं हैं, मार्केट में कोई इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, तो सबको ये डर बैठ गया है। और अगर इनके लिए सर्जरी अगर कोई हो जाए तो नेचुरली सर्जरी का स्ट्रेस और कोविड का स्ट्रेस, तो ये तो बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है, तो ये डबल हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप कोई सर्जरी कराते हो तो सर्जरी का एक पोस्ट सर्जरी एक बॉडी पे एक फटीग होता है, एक स्ट्रेस होता है। और कोविड भी हो जाए तो भी ये स्ट्रेस बॉडी के ऊपर ही होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है। तो आपको इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे न्यूज देख रहे हो, कोविड की न्यूज देखी या कोई भी न्यूज देखी कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस होता है। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रख के पॉजिटिव थिंकिंग। आप देखिए कोविड में रिकवरी रेट कितनी है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। आप ये मत सोचिए कि इतने लोग मर रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। किसी भी सर्जरी के लिए आप ये सोच के जाएंगे कि अरे मेरे क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्या मैं सर्जरी के बाद मेरे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी, तो ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि एक बस छोटी सर्जरी है या बड़ी सर्जरी, छोटी सर्जरी, डॉक्टर बहुत काबिल डॉक्टर है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो मैं इससे बिल्कुल ठीक होके बाहर आऊंगा और जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शाह, आप टेबल के इस तरफ रहती हैं, तो बताएं कि कई बार स्ट्रेस आपके सामने जो पेशेंट लेटा हुआ है उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ करती हैं, या सर्जन भी कुछ करता है, कभी गाने वाने सुनाना है या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, आप पेशेंट से बात करके उनका जैसे कुछ हिस्ट्री ले रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उनसे कॉलेज के बारे में कुछ बात कर ली या कोई इनकी फैमिली के बारे में बात कर लिया, तो ताकि उनको धीरे 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 ऐसा लगे कि हाँ डॉक्टर थोड़ा फ्रेंडली है।
और उनसे बहुत सॉफ्टली, बहुत पेशेंस लेके बात कर रहे हैं, तो उनमें धीरे धीरे डॉक्टर के लिए उनका विश्वास होता है कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है और मैं इनको अपनी सारी बातें, तो इस तरह से आप उनको टाइम दीजिए। मैं यूं नहीं कि आया गया पेशेंट चलो ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। कोई स्ट्रेस का पेशेंट है, कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, तो उनको टाइम देना डॉक्टर का बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर शाह, आप उन लोगों को क्या सलाह देंगी जो लोग इन दिनों घर में बैठे हैं, और खासतौर पर बुजुर्ग लोग जिनका जिक्र कर रहे थे, कि वे क्या क्या प्रिकॉशंस रखें कि उन्हें सर्जन तक जाना ना पड़े? यही कि आप स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, तो आपके मूवमेंट जो होता है, जैसे घर में इस तरह से ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप कहीं अगर वॉक नहीं कर सकते हैं तो स्टिक रखें साथ में, या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए आपके जहां वॉक कर रहे हैं कि पांव आपका फंस गया और उसमें गिर गए। बाथरूम जैसे यूज करते हैं तो बाथरूम में आपके हमेशा हैंड रेल्स वगैरह होने चाहिए, ताकि उठने बैठने में आप पकड़ के उठ सकें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों में ये देखा गया है कि जैसे ही उठते हैं उनको हल्का सा चक्कर सा आता है, तो ये सब जैसे ही चक्कर आता है आप गिर जाते हैं। तो हमेशा बाथरूम में स्पेशली हैंड रेल होना चाहिए। स्टेयर केस है तो वहां हैंडरेल होना चाहिए, तो पकड़ पकड़ के स्लोली खड़े होने के बाद 2 मिनट आप वेट करें, कुछ सेकंड के लिए खड़े रहें, फिर आप मूवमेंट करें ताकि आपका चक्कर वगैरह नहीं आए। तो ये फॉल होने का अच्छा, रात में यूजुअली ये होता है उनको कि बाथरूम जाना है, बुजुर्ग लोगों को ये सबसे प्रॉब्लम रहती है। तो आपके पास लकड़ी हमेशा पास में रखें, उसको सपोर्ट लेके आप बाथरूम में जाएं, खड़े हुए तो 1 सेकंड के लिए खड़े हुए, फिर आप मूवमेंट करें, तो ये आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और सर्जरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर शाह, हमने जो बातें की उसमें सर्जरी की तो बातें हुई, लेकिन प्री सर्जरी केयर भी कुछ चीज होती है, यानी सर्जरी पर कोई व्यक्ति जाने वाला है, उसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं? ये प्री ऑपरेटिव केयर जो होता है वो इलेक्टिव सर्जरी में आपको एक डॉक्टर आपसे प्री ऑपरेटिव सर्जरी की पूरी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करता है, जिसमें आपका सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल रेगुलर ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, ईसीजी, और ये सारी चीजें एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं कि एनेस्थीसिया के लिए ये सब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए। प्लस आपकी जनरल हेल्थ देखते हैं कि आपकी जनरल हेल्थ में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस इसमें, और कोई ऐसी बीमारी होती है जो आपको पता चल जाए और आपको पता नहीं है और इस इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव प्लानिंग इस हिसाब से प्री ऑपरेटिव केयर से पता चल जाता है। एंड आपका रिस्क लेवल भी असेस कर सकते हैं कि आपका प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन से पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क कितना है या कितना नहीं है, और इसमें आपका पोस्ट ऑपरेटिव प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर किस तरह की होगी, ये सारा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है। इसमें फिर एक दिन पहले आपको खाना बंद कर देते हैं 10 आवर्स बिफोर या 24 आवर्स बिफोर, जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है, पानी खाना ये सब बंद कर देते हैं। बिफोर द डे सर्जरी वाले दिन अच्छे से क्लीन शेव द पार्ट जो है जहां भी सर्जरी करते हो शेव करते हैं। तो ये सारा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट आता है, और इसमें पेशेंट को वही एजुकेट करते हैं कि आपकी क्या सर्जरी होगी और आपको क्या क्या बातें ध्यान रखती हैं, पोस्ट सर्जरी में आपको क्या हो सकता है, आपको क्या ध्यान रखना है। ये होता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। उसके बाद ये बताएं कि ये सारे असेसमेंट के बाद जब सर्जरी के लिए व्यक्ति जाता है, उसके बाद जब लौटता है, तो उसका रिहेबिलिटेशन जो, या तो ये कि उसको किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत है या उसको किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सा की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, उसके लिए भी क्या कुछ किया जाना चाहिए? ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है, मतलब जस्ट आफ्टर सर्जरी, एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपका मेन जो होता है, आप वुंड केयर और सबसे पहले तो, और पेन मैनेजमेंट, ये सब ये पोस्ट ऑपरेटिव होता है। अगर इनको आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, तो बिकॉज पेशेंट का एंग्जाइटी लेवल ज्यादा है या स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो उनसे मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेके उनका एक सेशन होता है, वो काउंसलिंग वगैरह करना। तो और कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, वो जरूरत समझते हैं तो वो मेडिकेशंस भी कुछ जस्ट आफ्टर सर्जरी, सब में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फॉर फ्यू डेज, ताकि आपकी इनकी हैबिट नहीं हो, वो मेडिकेशन भी दे सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है मनोचिकित्सक की तो उनसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। जी डॉक्टर शाह, एक जिक्र आता है और रिहेबिलिटेशन की बात करिए आपने, तो वो कुछ मोस्ट ऑफ द सर्जरीज के बाद कुछ रिहेबिलिटेशन जरूरी होता है, स्पेशली जो फ्रैक्चर है, ट्रॉमा है, और उस कंडीशन में डॉक्टर का काम है या तो प्लास्टर या सर्जरी जो भी है, पर उसके बाद जो
मूवमेंट आपका कम हो जाता है प्लास्टर के बाद या सर्जरी के बाद, तो उस मसल्स को वापस टोन करने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। कहीं 15 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 3 मंथ्स, तो ये डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी है, और वो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40% जो काम है वो तो आपने सर्जरी से करा लिया, बट 60% जो है आपका फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन से ही होता है। और वो आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना आपका विलिंगनेस है एक्सरसाइज के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका 100% रिकवरी होती है कि नहीं। जी डॉक्टर शाह, एक शब्द का इस्तेमाल होता है एनेस्थीसिया, और ये सर्जरी में लगभग बहुत सारी सर्जरीज में अनिवार्य होता है, लोकल या जो भी है। ये बताएं कि एनेस्थीसिया दिया जाना क्या एक तो अनिवार्य है, और देने के बाद इसमें भी कुछ होता है कि एनेस्थीसिया के भी कुछ साइड इफेक्ट या कुछ परेशानी या बाद में हो? एनेस्थीसिया तो बहुत जरूरी है। आप सिंपल एक एब्सेस हो गया, छोटा सा एब्सेस हो गया, उसमें भी आपको कई बार ड्रेन करने के लिए एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। तो ये कई लोग तो टॉलरेट कर पाते हैं, कई टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप एनेस्थीसिया नहीं दिया तो उनको एक वेजोवेगल शॉक बोलते हैं कि पेन की वजह से एकदम शॉक में चला जाए पेशेंट, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। और पेशेंट को पेन काहे को दें हम, अगर हमारे पास ऐसी मेडिकेशन है, ऐसा एनेस्थीसिया है, तो पेशेंट को पेन नहीं देना। और कोशिश ये होती है आजकल की कि जहां तक हो सके रीजनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया में ही सर्जरी की जाए। जीए अभी जैसे ये कोविड का है, तो उसमें जीए जहां तक हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो रीजनल एनेस्थीसिया में ही जो भी सर्जरी करनी चाहिए। डॉक्टर शाह, चूंकि हम लोग संगीत ज्यादा बजाते हैं, लोगों को पसंद का संगीत भी सुनाते हैं, बताएं कि सर्जन को भी संगीत की जरूरत पड़ती है? बहुत स्पेशली ऑपरेशन थिएटर में ये म्यूजिक बजता रहता है कई बार तो, और बीच बीच में गाने भी, ये सब चलता रहता है थिएटर में। थोड़ा सा बिकॉज माहौल ऐसा होता है थिएटर में कि आप स्ट्रेस भी होते हैं, सर्जरी करते वक्त भी डॉक्टर को स्ट्रेस होता है, तो हल्का फुल्का म्यूजिक होने से एक माहौल, खुशनुमा माहौल हो जाता है। और वैसे भी घर पे भी म्यूजिक का शौक तो है ही। पेशेंट्स पर भी आप, चूंकि आपने सर्जरीज की हैं, सर्जन है, कुछ असर पड़ता है? अगर अच्छा संगीत उस वक्त बज रहा हो और उस वक्त सर्जरी की जाए तो वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है? हाँ, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है इससे, तो आपका नहीं तो हमेशा ये रहता है, स्पेशली ऐसी एनेस्थीसिया जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है, जिसमें हालांकि पेशेंट को थोड़ा सेडेट करते हैं, पर कई बार उनको पता रहता है कि कुछ चल रहा है पीछे से बैकग्राउंड में, तो अगर आप सीरियस टॉक करें और तो उससे पेशेंट को भी थोड़ी घबराहट होती है। इसलिए अगर एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए थिएटर में, तो पेशेंट भी इजीली फील करे। डॉक्टर सलमा शाह, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती है, और उसमें एक शब्द और जुड़ गया जिसे हम आजकल बहुत प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, वो इम्यूनिटी। तो ये बताएं कि लाइफ स्टाइल बदलना, खासतौर पर शहरों में लोगों की लाइफ स्टाइल बदलना, और उसके साथ साथ उनका इम्यूनिटी पावर जो काम होता है, ज्यादा होता है, ये अलग मुद्दा है। ये बताएं कि इन दोनों चीजों को लेकर भी कुछ आप सुझाव देंगी कि लाइफ स्टाइल को लेकर भी कुछ परिवर्तन किया जाए, या इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, या इम्यूनिटी लोगों की कम हो रही है, ऐसा आपका मानना है? इम्यूनिटी तो बहुत जरूरी है आपको हेल्दी रहने के लिए, और स्पेशली अभी कोविड एरा में इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको ये बीमारी अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रॉपर खाना होना बहुत जरूरी। आपका हरी सब्जियां और फल है, और अपने हिंदुस्तानी जो खाना होता है उसमें जो मसाले होते हैं, इन सब में भी ये जैसे लहसुन, अदरक है, हल्दी है, तो ये सब चीजें भी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है, और हेल्दी रहने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा, खान पीन के अलावा, अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा और मेडिटेशन, ये आप में पॉजिटिव एनर्जी देता है और ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डॉक्टर शाह, एक चीज और, जब आपने मास्क का जिक्र किया तो नए नए प्रतिदिन प्रयोग होते हैं, और कुछ कहने लग गए कि N95 मास्क बेकार है, कुछ कहने लग गए सर्जिकल मास्क बेकार है, कुछ कहते हैं अब कपड़े का अच्छा है, कुछ कहते हैं कि N95 मास्क ही पर्याप्त है। बताएं थोड़ा सा कि क्या चीज सही है, क्या हालत है? ये इन सब कैटेगरी, जो मास्क की कैटेगरी है, वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। जैसे कपड़े के मास्क जो हैं, ये सबसे कारगर है अगर कोई हेल्दी पर्सन हो, तो उनको कपड़े का मास्क जो है 3 लेयर का मास्क, जो सिंपल आपको एक लेयर का मास्क पहनने से वो इतना प्रोटेक्शन नहीं देता है, पर एटलीस्ट कुछ भी नहीं पहनने से आपने आपके जो नॉर्मल लेबर होती है, जो गमछे होते हैं इनके, उनको ही अगर आप लपेट ले तो कम से कम कुछ प्रोटेक्शन तो होता है। बट हाँ, 3 लेयर मास्क कपड़े का है, ये सबसे बहुत फायदे वाला है।
और सर्जिकल मास्क और N95 मास्क ये उन लोगों के लिए ही जरूरी है जो कोविड पेशेंट को फ्रंटलाइन वर्कर हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं, उन लोगों के लिए N95 मास्क यूज करना चाहिए। और सर्जिकल मास्क भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है, जो ये भी हेल्थ केयर वर्कर ही को ही यूज करना चाहिए। तो ये मास्क तो है यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप मास्क यूज करेंगे तो आपको खांसी हो रही है तो सामने वाले को प्रोटेक्शन है, और सामने वाला मास्क पहनता है तो आपको प्रोटेक्शन है। इसलिए मास्क बहुत जरूरी है। ये सबको पता है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, मतलब आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उससे ये इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो जो सामने वाला खांस भी रहा है तो वो इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा। एटलीस्ट कुछ हद तक प्रोटेक्शन, इससे ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं होगा, बट कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो सकता है। यानी आपका कहने का अर्थ है कि 3 लेयर कपड़े का मास्क पर्याप्त है, N95 मास्क ना भी पहने तो चलेगा। N95 ओनली फॉर हेल्थ वर्कर्स, जो कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए, ताकि इनकी जो रिसोर्सेज हैं प्रॉपरली यूज हो सके। जी, और अगर आम व्यक्ति N95 पहन रहा है तो बेकार है उसके लिए? नहीं, बेकार नहीं है, प्रोटेक्शन है, पर क्यों यूज करे जब आपका 3 लेयर से काम चल जाता है तो N95 तो आप क्यों यूज करेंगे? प्रोटेक्शन है। N95 मतलब आपका 95 का मतलब है 95% प्रोटेक्शन है। जी जी। डॉक्टर शाह, जब सर्जरी का जिक्र आता है तो आजकल बहुत सारे लोग घबराने लग गए कि जिस अस्पताल में हम सर्जरी करवाने जा रहे हैं, अगर फर्ज कीजिए वहां कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनका भी इलाज हो रहा है, तो साहब बहुत चांसेस हैं कि कोविड-19 के वायरस वहां से टहलते घूमते हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों में है। ये भय होना भी वाजिब है कि सब लोगों में एक डर है कि यहाँ पे कोविड के पेशेंट भी हैं और हम कैसे इलाज कराने जाएं। पर बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कोविड का इलाज भी करते हैं, प्लस नॉन कोविड पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये सब स्टार्ट हो गया है। पर इसमें ये है कि जो कोविड पेशेंट है उसको कंप्लीटली आइसोलेट, इनका अलग ही वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड है, इनके अलग आईसीयू होते हैं, इनके अलग जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी फैसिलिटीज है वो सारे अलग होती है। और जो नॉन कोविड पेशेंट है उनका कंप्लीटली अलग तरीके से, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रूटीन पेशेंट भी ट्रीट कर रहे हैं और कोविड पेशेंट की अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, बहुत इमरजेंसी हो जाए, तो कोविड पेशेंट के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। तो ये हॉस्पिटल को ये बैलेंस करना है कि कोविड पेशेंट को हम अलग से ट्रीट करें और नॉन कोविड पेशेंट को, ताकि आपस में दोनों का कहीं काफी अलग दूर दूर रहते हैं, उनका अलग कंप्लीट फ्लोर ही अलग होता है। कहीं ऐसे होता है कि ये पूरा फ्लोर कोविड पेशेंट के लिए है जी। तो अगर हॉस्पिटल पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, हर तरह की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, तो इसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि ये कोविड हॉस्पिटल है जी। डॉक्टर शाह, जाते जाते बतौर चिकित्सक, बतौर सर्जन, तमाम जो लिसनर्स हैं उन्हें क्या सलाह देंगी कि वे स्वस्थ भी रहें, उनको सर्जन के पास न आना पड़े और कोविड-19 नामक इस वायरस से भी वे बचे रहें? कोविड-19 से बचने का तो बहुत ही आसान तरीके हैं। जो 3 चीज है उसको हम फॉलो करें तो हम उनसे बच सकते हैं। सर्जन के पास न जाएं, ये तो अब शरीर है अपना सर्जन के पास तो कोई ऐसी बीमारी हो तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, पर हाँ, अपने को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक चीज जरूर कहेंगे खास तौर पर युवा लोगों को कि वो तेज मोटरसाइकिल, स्कूटर न चलाएं हाँ। और हेलमेट जरूर पहने ताकि वो सर्जन तक न जाए। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड खाना जो है, जो अपने सेहत के अनुसार खाना चाहिए, और भरपूर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। इससे भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। मतलब कोविड-19 के भय से नींद न उड़ाएं जी। डॉक्टर सलमा शाह, आप आई और हमारी मेहमान बनी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। आपका हृदय से आभार।